हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विमल कांत शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉडल। देखिए, जो आप बोर्ड पर सिलेबस देख रहे हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल्स, उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये एनसीईआरटी के हिसाब से ये 10th क्लास का सिलेबस है, तो हम इस सिलेबस को करेंगे और आज हम रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को रियल नंबर्स में प्रॉब्लम है, आज उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, रियल नंबर्स, उसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो भी एक्सरसाइज है, इस पे बेस्ड जो भी एग्जांपल हैं उनको पढ़ेंगे। यानी कि हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज based on this lemma और इसका इंट्रोडक्शन, यूक्लिड लेमा का इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर के बारे में कि रैशनल नंबर होते क्या है। रैशनल नंबर क्या होते हैं कि कोई भी नंबर अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए और जहां जो हमारे पास Q है यानी कि डिनोमिनेटर में होता है, यानी कि देखो ऐसे P अपॉन Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि वो नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी हम इरेशनल, देखिए रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं एक बार ये भी जान सकते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सके। ठीक है, रैशनल नंबर को पीछे डिटेल से पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में भी पढ़ा है आगे, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद में देखो इरेशनल नंबर को समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स which are not written in the form P upon Q, यानी कि जो P upon Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो रैशनल नंबर होंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद में अगर टर्मिनेट हो जाता है तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन इरेशनल में हम क्या कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि जो डिजिट है वो चलती जाएंगी, डेसिमल पॉइंट के बाद में वो रुक नहीं सकती। अगर वो रुक जाती हैं तब तो रैशनल नंबर होगा, अगर नहीं रुकती हैं तो वो इरेशनल नंबर होगा। और साथ ही साथ एक चीज कि एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कोई भी पैटर्न है वो रिपीट नहीं करेगा, यानी कि नॉन रिक्यूरिंग पैटर्न ऑफ डिजिट। तो देखिए, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस आपको समझ में आया क्या कि रैशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रियल नंबर्स में हमें करना क्या है। तो देखिए, रियल नंबर्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, किस काम में आता है और हमारा इसका इस चैप्टर में क्या यूज है। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम उसके ऊपर जो एग्जांपल है यूक्लिड लेमा के ऊपर और जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड डिवीजन। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो ये कोई भी
अगर मैं ये कहूं कि कोई भी नंबर, कोई भी थिंग, कोई भी एक थिंग है वो किसी थिंग के इक्वल है, सपोज करो, समझो इस बात को कि कोई भी थिंग है वो दूसरी थिंग के इक्वल है, दोनों की दोनों इक्वल है, इस चीज को जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो फॉलो करता है। जैसे देखिए मैं यहां से लिखता हूं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी मैंने कहा कि कोई भी एक थिंग है वो किसी दूसरी थिंग के इक्वल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहां a और b यानी कि a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स है ये, इंटीजर आप पढ़ चुके हैं पहले भी, पॉजिटिव इंटीजर है ये, इंटीजर आप पढ़ चुके हैं। और q और r भी एक यूनिक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं सारे, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उनका नेगेटिव और जीरो, ये सारे इंटीजर हैं। तो यहाँ देखो a और b इंटीजर है, q और r भी इंटीजर है, यूनिक इंटीजर होंगे। अब उसके बाद देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में मैंने अभी क्या बताया है वो ध्यान से समझे कि कोई थिंग है वो दूसरी थिंग के इक्वल है, और ये जो हमारा अर्थमेटिक और जो एलजेब्रा है, इनकी अर्थमेटिक और एलजेब्रा उन दोनों का बेसिस भी है। कैसे, इसको समझते हैं। चलो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू ले लेता हूँ 10, और यहाँ मैं b इज इक्वल टू ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, देखो a इज इक्वल टू 10, तो a की जगह मैंने यहाँ 10 रखा, इज इक्वल टू b इज इक्वल टू मैंने 2 रख दिया, इनटू क्यू प्लस r। अब देखिए इसका मतलब क्या है, a b क्यू r, पहले इन टर्म्स को समझें। a वो नंबर है जिसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, और किसी नंबर, वो नंबर क्या है b, यानी कि a को जब हम b से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि when we divide a by b then that q is quotient and that then r is remainder। तो देखिए अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे देखो 2 5 या 10, और मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया इस केस में। तो अब जो क्यू की वैल्यू आई वो तो मेरी 5 आई, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 2 इंटू यह आई 5 और प्लस में रिमाइंडर आया 0, यानी कि 10 इज इक्वल टू 10। देखो यही मैंने बताया है तुम्हें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा ए थिंग इज इक्वल टू अनदर थिंग। देखिए बिल्कुल इक्वल है, जब हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत अलग नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ए थिंग इज इक्वल टू अनदर थिंग, और ये किसका बेसिस है, अर्थमेटिक का बेसिस है, अलजेब्रा का भी बेसिस है, यानी कि इन दोनों में इसकी अहम यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको बेसिस कहा गया है इसका। इसके बिना ये समझो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों, क्योंकि देखिए अब ये r जो है हमें इसको समझना पड़ेगा। r क्या है, रिमाइंडर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अगर मैं इसको ये लिखूं, देखो यहाँ पे कि जो r की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो देखिए रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो 0 होगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा। अब 0 से कितना बड़ा होगा, जो मेरा डिवाइजर है उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। इस चीज को ध्यान से समझो, r जो मेरा है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जो r की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और ये हमेशा b से क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आ रही है। जैसे अभी देखो मैं 15 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये मेरा गया 7 पे 40, रिमाइंडर बच गया 1। अब देखिए
अगर ये मैंने क्या कहा है, जो r है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अभी 0 तो नहीं है लेकिन 0 से क्या है, बड़ा है। अगली कंडीशन क्या गई है कि b से छोटा होगा। b क्या है, b तो वही है ना 2। अब 2 से तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए 2 से क्या है, छोटा है। अगर ये बड़ा हो जाता तो क्या होता, अगर ये 2 हो जाता या 2 से 3 हो जाता, 4 हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो ये फिर अगेन डिवाइड करता है इसको। मान लो यहाँ पे 2 आ जाता तो फिर क्या होता, 2 से यहाँ पे फिर से बाहर चला जाता। 3 होता, 3 पे फिर 2 का डिवाइड जाता, फिर 1 बचता। कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन है कि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी कि r रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b इज डिवाइजर। ठीक है, इस चीज को समझना है। अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा ठीक से समझ लिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर कर ली है, यानी कि 1.1 एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार इसको फिर समझ लेना, उसके बाद में हम अब आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस लेमा। ठीक है, एक बार फिर देख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a is equal to b cube plus r where r is always greater than equal to 0 and less than b where a is divided, b is divisor, q is quotient, r is remainder। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। a thing is equal to another same thing। अब देखिए यहां से हमने जब इसको सोल्व किया तो लास्ट में देखो 10 is equal to 10, यानी कि thing is equal to another thing and which are same, दोनों की दोनों सेम है। ठीक है, इक्वल है, सेम होंगे, सीधी सी बात है। तो इस चीज को समझो, r की वैल्यू समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज होने वाले है आगे। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि r है वो हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन लेस देन किसके होगा, वो b के। यहां मैंने देखो इक्वल नहीं लगाया है क्योंकि b के इक्वल होते ही तो फिर से वो डिवाइड हो जाएगा, तो b से हमेशा लेस होगा रिमाइंडर। ठीक है, यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। अब हम देखो आगे क्वेश्चन करते हैं इसके बेस्ड कुछ, उससे हमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें। उसके बाद में एक एक्सरसाइज जो 1.1 है उससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, देखिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जो कुछ भी समझा है कि वो क्या है, r क्या होना चाहिए, a क्या है, b क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अगर आपने ये क्वेश्चन निकाल लिया, यानी कि खुद से अभी आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और मैं अभी जो स्टेप बता रहा हूँ उसको पहले ध्यान से समझो, उसके बाद उसको ट्राई करके बार बार देखें। तो देखिए यहाँ पे 135 एंड 225, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। यानी कि एचसीएफ फाइंड आउट करने की ये टेक्निक है और इसको हम समझते हैं कि इससे हम कैसे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी बुक में ये पहला जो चैप्टर एक्सरसाइज है 1.1 उसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 135 एंड 225, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप कि हमें इसमें से बड़ा नंबर चूज करना है और उसको a कहना है, यानी कि a जो वैल्यू है वो हम बड़े नंबर को लेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 225 है इन दोनों में से। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 225 एंड जो छोटा नंबर है उसको मैं b लिखूंगा और b इज इक्वल टू क्या है 135। ध्यान से समझे, मुझे सबसे पहला स्टेप हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर चूज करना है। तो मैंने बड़े नंबर को a नाम दिया है और छोटे नंबर को b नाम दिया है।
उसके बाद में हमें पता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या होता है, तो वो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा a तुम्हें पता है डिवाइडेंड है, b डिवाइजर है, q कोसेंट है, r रिमाइंडर है, सभी चीजों को पता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए a की जगह क्या रखेंगे 225, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो 225 इज इक्वल टू b की जगह क्या रखेंगे 135 मल्टीप्लाई। अब देखो q की जगह क्या रखें, तो ये तो हमें जब पता चलेगा ना जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 225 को हम किससे डिवाइड करते हैं 135 से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या थी हमारी 225, छोटी संख्या है हमारी 135। तो a हमने बड़ी संख्या को माना है, b हमने छोटी संख्या को माना है। छोटे नंबर से हम बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो देखिए 135 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाना चाहिए 1 पे जाएगा, तो 1 ये 135 कितना बचा, माइनस करेंगे तो 0, यहाँ 12 3 तो 9, ठीक है 5 0 12 9 0। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि हमारा जो कोसेंट है क्यू ये है, तो कितना आया है 1 और प्लस में आर क्या है रिमाइंडर कितना है 90, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें उस डिवीजन को किस हिसाब से कंटिन्यू रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर इस जो 135 है यहाँ पे इसको हम इसमें डिवाइडेंड में अंदर रखेंगे, तो 135 ठीक है 135। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको तो क्या लिखूंगा 135 इज इक्वल टू 90। देखिए 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्यू। अब वो कब आएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करते हैं, कितने पे जाना चाहिए 2 पे तो ज्यादा जा रहा है तो 1 पे जाएगा, कितना 90 आ जाएगा, और ये कितना हो गया माइनस करेंगे तो 5, और ये कितना आएगा 4, यानी कि 4 बचेगा, ठीक है भाई। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको साथ के साथ लिखते जाना है। यहाँ पे देखो 90 हमने क्या लिखा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू कोसेंट, यानी क्यों लिखना था, तो वो कितना आया है 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर उस केस में तो इसका 90 था, लेकिन अब इसका कितना है 45, तो यहाँ कितना लिख देंगे 45। ये कंटिन्यू हमें कब तक चलाना है इस स्टेप को, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा जो शेष है वो क्या ना हो जाए 0। इस चीज को ध्यान से सुनिए, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना बचे, जब तक हमें इस स्टेप को कंटिन्यू रखना है। बस ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का मेन मोटिव, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू रखने का सबसे मेन ये है कि हमारा जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 ना बचे, जब तक हमें इस स्टेप को कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ ध्यान दो, अब हमें फिर से क्या करना है 90 को हम क्या कर लेंगे अंदर, अब फिर से कितने पे जाएगा 2, कितना आ गया 90, कितना बच गया 0। इसी 0 की तो तलाश थी। अब हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कंप्लीटली डन हो चुका, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं। आपकी बात देखिए यहाँ अंदर क्या है 90, तो 90 को मैंने यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू b की जगह क्या है आपकी बात 45 इंटू क्यू की जगह क्या है आपकी बात 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया, प्लस रिमाइंडर क्या बच गया 0। देखिए जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें क्या देखना है कि जो इक्वल के साथ में जो ये है, यानी कि जो b के प्लेस पे है a इज इक्वल टू बी के प्लस आर, यानी कि इक्वल टू के साथ राइट हैंड साइड में जो भी है वो हमारा HCF होगा। उसको ध्यान रखना है, किसका HCF ऑफ जो 2 नंबर दिए हुए हैं हमें क्या क्या 135 और
225, यानी कि 135 और 225 दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कौन सा आएगा, जब हमारा r 0 हो जाए तो इक्वल टू के राइट साइड में जो साथ में जो आपको नंबर दिखाई देगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा किसका, 135 और 225 का। एक क्वेश्चन में और किसी भी क्वेश्चन में उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। कब मिलेगा, जब हमारा r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से रखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप कोई भी क्वेश्चन जिससे आपको एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का आराम से निकाल सकते हैं। तो आप कॉपी पेन साथ में रखें और प्रैक्टिस करते रहें, इस क्वेश्चन को करके देखें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, 196 एंड 38220। देखिए क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स। इन नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये बताया है कि सबसे पहले हमें जो बड़ा नंबर है उसको देखना है। बड़ा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, देखो ये है। तो मैं यहाँ a इक्वल टू क्या लिख लूंगा, 38220 एंड b इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो छोटा नंबर है वो 196। ठीक है, यानी बड़ा नंबर हम a और छोटे नंबर को हम b ले लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेना पता है, तो उसको लिख लेते हैं। तो वो क्या है, a इक्वल टू b प्लस r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a इक्वल टू कितना है, 38220 इक्वल टू b की जगह क्या है हमारे पास 196 इंटू क्यू। अब क्या कब मिलेगा, क्या तो सब मिलेगा ना जब हम डिवाइड करेंगे इसको। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, बड़े नंबर को अंदर ले लेते हैं 38220 और छोटे नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करके देखते हैं कितने पे जाएगा। आप भी करते रहिए साथ साथ, कॉपी पेन अपने साथ रखें, पूरा कंसंट्रेशन रखें और फटाफट मेरे से भी पहले इस क्वेश्चन को कर दो, क्योंकि आपने सीख लिया है क्वेश्चन अभी। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आप साथ साथ इसको सोल्व करते रहिए, तभी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए 196 है, डिवाइड करके देखते हैं। 3 से देखेंगे तो कितना आएगा 196, 3 से देखते हैं 8 4 ज्यादा जा रहा है तो 2 पे जाएगा। 196 को 2 से कर लेते हैं, 6 2 12 1 9 18 19 2 1 3 392। ये भी गया ज्यादा, तो कितने पे जाएगा समझने को, 1 पे ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 पे ले लो, कितना 196 माइनस कर देते हैं इसको। तो 12 माइनस 6 6 और यहाँ कितना बच गया 7। तो 7 17 9 8 और यहाँ बच गया 2 1। ठीक है, अब वहां से जो नंबर है उसको लेते हैं नीचे 2, फिर कितने पे जाएंगे। अब की बार देखो इसको 6 पे लेके देखते हैं। तो 196 6 6 3 6 54 और 3 57 और 5 और 11 हो जाएगा आगे। तो 196 7 पे लेते हैं, 4 ये कम है,
और 9 पे जाके देखो 196 9 54 5 81 और 5 86 8 8 1764। ठीक है, 90 है। इसको करो तो कितना बचा? 12 4 8, यहाँ 5 6 9, यहाँ से 0 था, इसको ले लिया। अब कितने पे जाना चाहिए? 5 पे। देखते हैं 196 5 3 45 और 3 48 4 10। ठीक है, 196 यानी कितने पे गए? 4 पे गया, 5 पे गया 980, 5 पे गया 980। ये बच गया हमारा 0। यानी कि एक स्टेप में ही ये हमारा आ रहा है कि ये डायरेक्ट जो 196 है वो 195 पे गया, ये भी कह सकते हैं। और हम जब तक हम देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी हमें कि 186 बचा और हमने यहाँ पे 196 को अंदर ले लिया, नहीं, पहले इसको वो कंप्लीटली डिवाइड करना है। ये 20 भी तो है, इस 20 को नीचे लेके आओ, कंप्लीट डिवाइड करो, फिर अगर यहाँ पे रिमाइंडर बचता फिर हम इसको अंदर लेते, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 ही हो गया, तो 0 तो हमें चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? देखो 196 तो था ही हमारा, कोसेंट की जगह क्या लिख लेंगे? कोसेंट हमारा है 195, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 0, तो यहाँ 0। ठीक है, ए की जगह हमने बड़ी संख्या लिखी, बी की जगह हमने छोटी, और कोसेंट हमारा है 195 प्लस 0। तो ये जब 0 हमारा आ जाए तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एचसीएफ कौन सा आएगा? सवाल देखो एक बार, समझो, सोचो इस चीज को। मैंने तो सोच लिया कि 196 है मेरा, वो एचसीएफ है, तो क्या लिखूंगा मैं? एचसीएफ ऑफ जो नंबर थे 196 और 38220 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 196। ठीक, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा था हमने उसका यूज करके और हमने कुछ एचसीएफ निकाले हैं नंबर्स के। ठीक है, आपको ऐसे ही अपने मर्जी से भी कोई भी दो इंटीजर ले लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, और चाहे वो कितने भी बड़े हो, कितने भी छोटे हो, कोई भी दो आपको इंटीजर लेने हैं पॉजिटिव, और उनका आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवाइड करके। ऐसे स्टेप क्या है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बच जाए हमें इस डिवीजन को रेगुलर रखना है, और इधर जब भी हमारा एक स्टेप यहाँ कंप्लीट हो जाए इधर हमें उसको लिखते रहना है, और जब लास्ट में 0 आ जाए तो जो राइट हैंड यानी कि इक्वल टू की राइट साइड में जो जस्ट इसके साथ है वो हमारा एचसीएफ होगा। कब होगा? फिर से सुन लीजिए एक बार, जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये करना है, पीछे एग्जाम्पल है उनको करके देखने हैं। जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें आप मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें कमेंट कर दें और मैं आपको करवा सकता हूँ। तो देखिए ये मैंने दो क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं। जो तुम्हारा 1.1 चैप्टर है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकंड, एक और है थर्ड, ये आपको खुद करके देखना है। बिल्कुल आसान, सेम पैटर्न यही है। आपको दो नंबर लेने हैं, दोनों में से बड़ा और छोटा देखना है। बड़े नंबर को ए कहना है, छोटे नंबर को बी कहना है। बड़े नंबर को जब छोटे से डिवाइड करो तो उसको मैंने बताया था उस पैटर्न में इस हिसाब से डिवाइड करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको इक्वल टू का साइन देखना है। यहाँ पे इक्वल टू के साइन के साथ जस्ट राइट में जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा उन दोनों इंटीजर्स का। ठीक है, तो ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आइए इस पे और क्वेश्चन है, आप उनको ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
देखिए स्टूडेंट्स, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, या तो कुछ समझ में ना आया हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देता रहूँगा। तो देखिए हम आगे करते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर, और एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है तो उसको करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है। where q is some integer, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहना चाहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इनके सबसे पहले तो ओड इंटीजर। अब ओड इंटीजर में भी क्या कह रहा है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। जैसे ओड इंटीजर कौन कौन से होंगे भाई, 1 है, ऐसे 3 है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ओड नंबर होंगे। और पॉजिटिव का नाम लिया है तो जो नेचुरल नंबर में जितने भी ओड नंबर होंगे वो पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे। तो हमें अगर ये कहता कि ऑल ओड इंटीजर, जब तो उसमें नेगेटिव भी आते पॉजिटिव भी आते, लेकिन स्पेशली मेंशन कर दिया क्वेश्चन में कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ठीक है। where q is some integer, q भी कोई इंटीजर है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम कैसे करेंगे इसको। यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए मुझे पता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है a = bq plus r, और जब कोई भी नंबर लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है, यानी कि जो bq plus r है, देखो जो bq plus r है वो कुछ लिखा जा रहा है इधर, ठीक है, a, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यहाँ अगर मैं a को कोई भी इंटीजर मान लूं, क्या कि कोई भी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लो, ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं, a भी कर सकते हो, x भी कर सकते हो, तो हम मतलब x मान सकते हैं, लेकिन हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पता होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि x हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या मान लेंगे कि पॉजिटिव ओड इंटीजर, लेट x बी पॉजिटिव ओड integer, let x be any positive odd integer, x be any positive odd integer, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब इस चीज को कंसीडर करने के बाद में हमें क्या करना है, देखो x को हमने कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर को कंसीडर कर लिया, लेकिन यहां से हमने देखा, देखो bq plus r, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हर जगह देखो हमें b की जगह क्या मिल रहा है, 6, दैट मींस b = हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। यहां देखो bq plus r, अब b की वैल्यू क्या हो गई, 6, ठीक है। x हमने कंसीडर कर लिया कि वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो बचा हमारा r। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो r होता है उसकी रेंज होती है 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, ठीक है। r जो होता है वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ मेरी b की वैल्यू 6 है, तो आप बताइए मुझे, सोचिए, कॉपी में लिखिए
कॉपी पेन बिल्कुल आपके हाथ में होना चाहिए, साथ साथ करते रहें। b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सोचो एक बार। 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी। तो मुझे तो पता चल गया कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि b इज इक्वल टू 6 है और r की वैल्यू हमेशा 6 से नीचे ही होनी चाहिए। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझो। r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए। तो b से छोटी तक की हो गई, यानी कि r की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनको हमने लिख ली। 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं b क्यू प्लस 1, यानी कि 6 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। 6 क्यू प्लस, देखो r की वैल्यू तो है ये, और ये क्या है b क्यू, तो b क्यू की जगह क्या है, हम क्या लिख सकते हैं इसको 6 क्यू लिख सकते हैं प्लस 0। फिर हम लिख सकते हैं इसको 6 क्यू प्लस 1, 1 भी तो हो सकती है r की वैल्यू, 2 भी हो सकती है, तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको 6 क्यू प्लस 2। फिर 3 भी हो सकती है, तो क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 3। फिर 4 भी हो सकती है, तो क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 4। फिर 5 भी हो सकती है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 6 क्यू प्लस 5, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है इतना? क्या बताया मैंने कि जब r की जितने पॉसिबल वैल्यूज थी वो हमने लिख ली, अब r की वैल्यू हमने इसमें पुट भी कर दी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा ना वो सिर्फ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 टाइप का ही होगा। और हमने तो ये कहा है कि r की वैल्यू ये हो सकती है, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमें क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। देखो यहाँ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब ऑड नंबर कोई भी है, ऑड नंबर, अब मुझे यहाँ बताओ 6 क्यों है, 6 इवन नंबर है, और इवन नंबर को जब हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई, कहा है इसने क्यों इज सम इंटीजर, देखो यहाँ पे वेयर क्यों इज सम इंटीजर। अब क्यों हमारे पास कोई इंटीजर है और जब हम इवन नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो समथिंग इवन नंबर ही बनेगा भाई, कोई ना कोई इवन नंबर आएगा। अब इवन नंबर तो इसने कहा ही नहीं, इसने तो कहा है कि पॉजिटिव ऑड नंबर, तो 6 क्यू वाला तो कैंसिल हो गया, समझ में आई बात। फिर देखो 6 क्यू प्लस 1, अब 6 क्यू प्लस 1, अब यहाँ देखो जब मैं इवन नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ये इवन नंबर रहेगा, और जब मैं इवन नंबर में 1 को ऐड करूंगा ऑड नंबर हो जाएगा। यानी कि देखो इवन नंबर में जब हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। जैसे मान लो q इज इक्वल टू 2 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 13, और 13 क्या है ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। इसने देखो पॉजिटिव मेंशन किया है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। अगर इसने पॉजिटिव नहीं कहा होता तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता हमारा, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। क्या कहा है इसने, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो यहाँ देखो अगर q इज इक्वल टू 2 रखता हूं मैं या 1 रख लो तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, और 6 प्लस 1 7 लिखा गया। इसका मतलब ये तो लिखा नहीं गया था, ये लिखा गया किसमें 6q प्लस 1 में लिखा गया 1, ठीक है। फिर आगे देखो 6q प्लस 2, यानी कि 6 और q की मल्टीप्लाई करवाएंगे, इवन के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर में इवन नंबर ऐड हो रहा है तो भी इवन आएगा। जैसे 6 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, अब 12 को 2 से करेंगे 2 प्लस करेंगे तो 14, 14 भी इवन नंबर है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए ना। हाँ, इसमें देखो इवन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर से, इवन होगा, और इवन में फिर ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं 3, तो जब 3 ऐड करेंगे तो फिर ऑड आएगा। तो भाई मान लो 6
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मान लो कि इज इक्वल टू, तो 6 और 6 + 3 9, 9 क्या है, ओड नंबर है, तो ये लिखा जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 6³ + 3 में ये लिखा जाएगा। उसके बाद देखो ये फिर 4 आ गया, इवन में इवन, तो ये तो नहीं लिखा जा सकता, लेकिन जब इवन में ओड को ऐड करेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या लिखा जा सकता है, 6³ + 5, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो इन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि r की जो वैल्यू है वो हमारे 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ जो पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा हमारा वो हमें इसी फॉर्म में लिखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ये समझ लीजिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझें, एक बार फिर से करके देखें, रिवाइज करें इसको, ये देखें कि हमने किया क्या है, क्यों किया है, आर का मतलब क्या था, आर की वैल्यू हमने क्यों देखी, आर की अगर इतनी वैल्यू आई थी तो सिर्फ हमने 3 ही क्यों चूज किए, इस चीज को समझें, इस पे गौर करें कि हमारे पास आर की वैल्यू तो ये आई 0 1 2 3 4 5, क्यों आई, क्योंकि हमें पता है आर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी होगी, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो ऑब्वियसली जो हमारी r की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 5 तक की होगी। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू, हाँ इस टाइम इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं r के हिसाब से, तो लेकिन कंडीशन दे दी उसने कि कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर लिखना है, पॉजिटिव ओड इंटीजर था तो ओड तो भाई हमारे इसी केस में आ रहा है, इसके अलावा इसमें तो इवन आ रहा है, इसमें भी इवन आ रहा है, इसमें भी इवन आ रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, और मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आप आगे भी क्वेश्चन करके देखेंगे, इसके क्वेश्चन करके देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है तुम्हें कि इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है सेम तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहले, करना तो बिल्कुल आसान है, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक बार समझो इसको। तो क्या लिखा हुआ है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, मतलब एक आर्मी की या सेना की कोई टुकड़ी है, 616 मेंबर्स हैं, 616 उसमें मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन, वो मतलब मार्च करते हैं किसके पीछे, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे ये मार्च करते हैं। ठीक है, एक परेड के अंदर, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि देखिए सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये दो ग्रुप हैं, ये अलग अलग मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि उतने ही कॉलम तो किनके बनेंगे, आर्मी बैंड वालों के बनेंगे, उतने ही कॉलम किसके बनेंगे, इनके बनेंगे, आर्मी कंटिजेंट वालों के। हाँ, इनमें मेंबर्स तो कम ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि वो तो 616 है और ये कुल 32 है, तो मेंबर्स उनमें, हाँ लेकिन इक्वल मेंबर्स कॉलम कब बनेगा, जब उनमें इक्वल मेंबर्स खड़े होंगे, ऐसे भाई इक्वल में इस कॉलम में भी उतने ही है, उस कॉलम में भी इतने, इसमें भी इसमें, तो ऐसे ही तो हमें कॉलम्स बनाने हैं किसके, आर्मी बैंड वालों के, ऐसे ही हमें आर्मी कंटिजेंट वालों के कॉलम बनाने हैं, और कॉलम भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आ रहा होगा कि हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा कि इसमें जो कॉलम है उनके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल है और कितने हैं, इसके लिए हमें इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं, और एचसीएफ के लिए अभी अभी आपने सीखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो कर दीजिए स्टार्ट,
और फटाफट निकालिए इसका HCF इन दोनों नंबर्स का। तो मैं यहाँ नंबर लिख लेता हूँ 616 और 32। तो सबसे पहले क्या करना है, हाँ सही सोच रहे हो, सबसे पहले हमें बड़ा नंबर लेना है। अब बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से फटाफट बताओ। देख लिया ना सबने, कॉपी पेन रखो साथ में, बिना कॉपी पेन मैथ नहीं पढ़ा जाएगा और ना ही पढ़ा जाता। तो इसलिए जब भी मैथ का काम करो, मैथ का जब भी क्वेश्चन निकालो, तो मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका यही है कि आपके हाथ में पेन होना चाहिए और कॉपी होनी चाहिए। तो फटाफट शुरू कर दीजिए। 616 32। सबसे पहले हम 616 यानी बड़ी संख्या को a मानेंगे, तो ये लीजिए, और छोटी संख्या को हम मानेंगे b। तो मैंने कर दिया है। अब क्या करना है, मुझे पता है a = b प्लस r। a की वैल्यू यहाँ पे मुझे रखनी है 616 = b की वैल्यू है 32 इंटू क्यों की वैल्यू कब आएगी, जब हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो 616 और किससे डिवाइड करना है, 32 से। करिए फटाफट डिवाइड। 1 पे जा रहा है, 1 पे गया, कितना आया 9। ठीक है, 11 और 2 माइनस करेंगे तो 9, 5 बच गए 3, ये 2 है। यहाँ इसको 6, ठीक है, लेके आएंगे। अब देखो कितने में जा रहे हैं, 32 को फिर से कीजिए, तो 32 को 8 से कर लीजिए, कितने में जाएगा 9 2 8 9 से करिए, 9 9 दूनी 18, 1 27 और 1 28, 288 यानी कि 9 पे गया, फिर से माइनस कर लीजिए इसको। ठीक है, कितना बचेगा 6 16 8 और ये 0। देखो रिमाइंडर छोटा बचा है हमारे पास। जैसे रिमाइंडर छोटा बचेगा तो हमें तो क्या करना है, HCF निकालने का। भाई 0 बचाना है रिमाइंडर। अब 0 नहीं आएगा जब तक क्या करना है, जब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो क्या करना है, 32 को इसके अंदर लेना है। ठीक है, कितने पे जा रहा है, 4 पे। तो कितना आ गया 32 और ये 0। जब 0 बच जाए तो अपना जो एल्गोरिथम है, जो डिवीजन लेमा है, वो डन हो गया। अब देखिए यहाँ लिख लेते हैं क्वोशिएंट क्या है इसका। देखो पहले 19 प्लस r, तो यहाँ आ गया 8, लेकिन 0 तो नहीं आया। फिर 0 के लिए हमने अगला स्टेप किया था, ये आया था। तो यह आ गया हमारा 32 = 8 इंटू क्यों की जगह क्या आया 4 और प्लस में r की जगह क्या आ गया 0। अभी मैंने बताया था कि जब भी क्या आ जाए रिमाइंडर 0 आ जाए, जब भी रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हमें क्या करना है, जो इक्वल के साथ में है राइट हैंड साइड में, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा ये HCF किस का, इन दोनों नंबर्स का, 32 और 616 का HCF कितना आ गया हमारा 8। यानी कि इसने कहा है कि कितने कॉलम होने चाहिए, तो 8 होने चाहिए। एक बार इसको देखो, वेरीफाई करो, सोचो कि क्या सही है ये। देखो 8 कॉलम किए हमने, तो 32 हमारे पास आर्मी बैंड में थे, तो 32 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, यानी कि 4 4 4 4 4, यानी कि 8 कॉलम्स में हम 4 4 यहाँ खड़े कर सकते हैं। उसके बाद में कॉलम्स तो 8 ही रहेंगे इसमें भी, तो जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, तो उसमें उतने उतने खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 कॉलम्स में इस तरीके से ये मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने आएगा, देखो क्या पूछा है इसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च इज 8। क्लियर, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा समझना, पढ़ना और इसको करके देखना। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, हमने देखा कि हमें इक्वल कॉलम है और कितने कॉलम है ये पता करना है। अब इक्वल कॉलम है, कितने कॉलम है ये पता करना है, तो हमने क्या किया, इसका HCF निकाला है। HCF निकालने से हमें मिला 8,
और 8 हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए इन दिस डे कैन मार्च। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस चीज पे ध्यान देना है। देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इसी टाइप का, थर्ड से पहले सेकंड क्वेश्चन, वो अगर आपको आ गया है ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करके क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एक्सरसाइज 1.1 में। Square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, यानी कि किसी भी नंबर का जो कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जो स्क्वायर है वो या तो 3m टाइप का होगा या 3m plus 1 टाइप का होगा। इसको देखो क्या करना है, अगर वो 3m टाइप का होता है और 3m plus 1 टाइप का होता है तो इसका मतलब देखो b की वैल्यू हमारे पास पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा यूक्लिड जो लेमा है वो क्या होता है b क्यू प्लस r, यहाँ r 0 है, b क्यू प्लस r 0 है, यहाँ b क्यू प्लस r 1 है, तो यानी कि ये b क्यू प्लस r बढ़ रहा है हमारा। इसका मतलब x हमने कोई भी इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन में लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहना है देखो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो हमने x को क्या मान लिया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब b क्या हो गया हमारा, देन b इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, क्योंकि 3m है, 3m प्लस 1 है तो b क्यू प्लस r होता है, तो b की जगह 3। ठीक है, उसके बाद हमें डिवीजन लेमा बताई है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है। r क्या होगा, अब देखो r क्या होगा, r मेरा क्या क्या हो सकता है, b की वैल्यू 3 है तो r हमेशा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा ही होगा। तो देखो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। समझ रहे हो ना? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। देखो 0 1 2 है तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो 3m प्लस 0 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3m प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, 3m प्लस 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है ना? लेकिन हमें वो कंडीशन पढ़नी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दी हुई है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो आइए 3m है, अगर मैं m की जगह 3 ले लूं तो 3 3 जा 9, तो 9 तो 3 का स्क्वायर होता है,
ये तो लिखा गया, ठीक है। तो यानी कि 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना भाई। देखो यहाँ 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, m तो इंटीजर है पॉजिटिव, तो 3 × 3 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में लिखा गया, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर में लिखा गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आगे चलो, यहाँ देखो +1, अब इसको चेक करो कि ये किसी के उसमें लिख सकते हैं कि इसको, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो किसी इंटीजर से, मान लो आगे हमारा 16 है, 16 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 के लिए देखो क्या करना है हमें, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15, 15 + 1 कितना हो गया 16, तो यानी कि ये भी लिखा गया 4 का स्क्वायर के उसमें, तो ये लो 3m + 1 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना ठीक से। ध्यान दो इसको कि अगर मैं m की जगह 5 ले लूं तो 5 3 = 15 और 15 + 1 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो नंबर जो हम स्क्वायर में लिख सकें, ठीक है, तो हम 4 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, किसको, इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो 3m + 2, अब 3m + 2 कोई एग्जांपल जैसे 5 ले लो, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई करवाएं, 3 6 18, 18 + 2 20, 3 7 21, 24, 3 8 24, 26, यानी कि 25 तो नहीं आया, ऐसे 6 का कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 36 कब आएगा, इसको देखो मल्टीप्लाई करवाओ, 10 से करेंगे 30, 30 + 2 32, फिर 11 से करेंगे 33, 33 2 35, यानी कि फिर एक दूर रहेगा, तो यानी कि ये नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये इसी केस में लिखा जा सकता है। देखो r की वैल्यू तो 0.2 है, यानी कि 3 टाइप से ये नंबर लिखा जा सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वो क्या है कि वो इंटीजर है जो स्क्वायर में लिखा जा सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है वो स्क्वायर में लिखा जा सकता है, वो कैसा होगा, या तो 3m में होगा या 3m + 1 में होगा। तो हमारे पास सिर्फ यही नंबर है जिनमें हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में नहीं लिख सकते, चाहे m की कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, इसको आप किसी इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर में नहीं लिख सकते। तो हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, और मुझे ये आशा भी करता हूं मैं कि 5th क्वेश्चन आप अपने आप बिना किसी झिझक के कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 5th क्वेश्चन को कीजिए, फर्स्ट का जो 3rd पार्ट है वो अभी नहीं हुआ है, उसको कीजिए, पीछे जो एग्जाम्पल है इनके 3-4 एग्जाम्पल हैं वो इन्हीं बेस्ड एग्जाम्पल हैं, उनको कीजिए, अभी कीजिए, ये आपका ये अभी का काम है। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आप फिर ये काम पीछे रह जाएगा, बाद में फिर हम रेगुलरली काम को नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम 1 एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उससे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी इसको नॉर्मली नहीं लेनी है कि चलो ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं, अभी टच में हो, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हो, आपने इस वीडियो को देखा है, आप इसमें पढ़ रहे हो, आप इसको समझ रहे हो, तो तुरंत अभी 5th क्वेश्चन जो बच गए और 3-4 जो एग्जाम्पल हैं वो आप तुरंत करके देखें, तो आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगले वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे, उसका पूरा का पूरा टॉपिक स्टूडेंट से समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज के साथ।